बच्चों, हम लोग फलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जानते हैं कि हमारे जीवन में फलों की बहुत बड़ी महत्ता है। इसके इतने गुण होते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। उन्हीं फलों में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो विटामिन ए का अगर स्रोत है तो आम होता है। उसके बाद एक फल और है दूसरे नंबर पर आता जिसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाई जाती है। वो फल कौन हो सकता है? देखिए, पकने के बाद वो होता है, वो भी पीला हो जाता है और लंबा होता है। लोग बड़े चाव से खाते हैं, एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है। तो वो फल कौन है उस आप समझ गए होंगे। उस फल को हम लोग पपीता के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पपाया के नाम से भी संबोधित करते हैं। पपीता, इसको पपाया कहा जाता है। ये पपाया शब्द जो है ये अमेरिकन शब्द है। हम जानते हैं अमेरिका से ही ये पपाया शब्द लिया गया है, उसी से अपभ्रंश होकर के हमारे भारत में इसको पपीता के नाम से जानते हैं। तो ये पपीता देखा जाए तो इसकी अगर उत्पत्ति देखी जाए तो कहाँ है, इसका हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि क्या क्या इसके खास खास बिंदुओं पर। तो पपीता अगर जन्म स्थान देखा जाए, ओरिजिन देखी जाए तो इसका ट्रॉपिकल अमेरिका है, उष्णकटिबंधीय अमेरिका है। उसमें भी जो देखा जाए तो मैक्सिको मुख्य रूप से मान जाता है, ट्रॉपिकल अमेरिका। ओरिजिन इसकी, ओरिजिन ट्रॉपिकल अमेरिका, और इसको मैक्सिको मुख्य रूप से इसका नेटिव प्लेस जो होता है मैक्सिको माना जाता है। तो ये हमारा देखा जाए तो वहाँ से ये सबसे पहले खेती हुई, वहाँ पर देखा गया है पौधा। और उसके बाद जो आया भारत में 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में ये भारत में आया। ये उसके बाद से हमारे भारत में देखा जाए तो इसकी पपाया की खेती खूब हो रही है। और भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक पपीता की खेती होती है बिहार में होती है। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, और दक्षिण भारत देखा जाए तो कर्नाटक है, कोयम्बटूर है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ भी पपीते की बहुत अच्छी खेती होती है और पैदावार भी अच्छी होती है। दक्षिण भारत में देखा जाए तो 12 महीने पपीते के फल आते रहते हैं। और अगर विश्व में देखा जाए तो ये हमारे एशियन कंट्री में है, फिलीपींस है, भूटान है, हवाई, जानते हैं वहाँ की बहुत अच्छी वैरायटी, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये सब जगहों पर अमेरिका में है, इंग्लैंड में, हर जगह पर पपीता की खेती होती है। ये सबसे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फलों में आता है। देखा जाए तो ये इसकी खेती करने से बहुत अधिक लाभ भी होता है, हमें इससे अर्निंग भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि जानते हैं इसमें इतना अधिक प्रोडक्शन होता है कि इसके किसान के इससे आय भी अच्छी प्राप्त हो सकती है। तो इसके बारे में अब देखिए, हम लोग इसकी उत्पत्ति जान लिए। अब आगे देखते हैं कि इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए। जानते हैं पपीता होता है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, लेकिन इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में भी इसको आसानी से उगा सकते हैं। देखा जाए तो 1000 से 1200 मीटर ऊंचाई पर भी इसकी खेती होती है। पहाड़ों पर भी इसको जो है कुछ सीमा तक जो है प्लेन एरिया जो उसके नीचे का क्षेत्र है वहाँ पर उगा सकते हैं। तो इसकी हो गई। अगर हम इसकी मिट्टी के बारे में देखें, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? इसकी मिट्टी होती है, देखो सबसे बढ़िया होती है दोमट मिट्टी मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट। और देखा जाए तो जलोढ़ मृदा, जो कि हमारे भारतवर्ष में करीब 60 से 62% तक जलोढ़ मृदा है, वहाँ पर होती है। लेटराइट, साउथ इंडिया में देखा जाए तो लेटराइट सॉयल है, वहाँ भी इसकी खेती होती है। और महाराष्ट्र में वहाँ जबकि देखिए ब्लैक सॉयल है, मध्य प्रदेश में भी आपका ब्लैक सॉयल पाई जाती है, वहाँ पर भी इसकी खेती अच्छे ढंग से की जा सकती है। लेकिन अगर सबसे अच्छा देखा जाए तो इसमें बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी में पपीते की खेती अच्छी प्रकार से की जा सकती है, जिसका पीएच मान देखा जाए तो 6.5 से 7.5 तक सबसे पीएच मान इसका जो होता है सबसे अच्छी पैदावार उसमें देती है ये। लेकिन इसकी मिट्टी में एक चीज़ की और ध्यान रखा जाता है कि इसमें हमेशा इसका जो होता है कि जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए। जानते हैं कि ये हमारा वो साकी पौधा होता है, बहुत नाजुक होता है और ये 1 वर्ष में फल भी देने लगता है। तो इसके जो पौधे होते हैं बड़े कोमल होते हैं। तो अगर जरा से इसको पानी लग जाता है तो इसमें काला राट और बिगलन रोग हो जाता है, डैम्पिंग ऑफ बीमारी हो जाती है, इसके तने सड़ जाते हैं, फफूंदी बहुत जल्दी इसको डैमेज कर देता है। तो इसके लिए उस जहाँ पर पपीते की खेती की जा रही है वहाँ पर इसकी जल निकास की, ड्रेनेज की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमें पपीते की खेती अच्छी प्रकार से की जा सके और हमारी फसल पूर्ण रूप से सफल हो।
अब मिट्टी देखें तो अब उसके लिए हम लोग, अब जलवायु चुन लिए, मिट्टी हो गई। अब देखिए इसके लिए प्रजातियां का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रजातियां हमारी अच्छी होंगी तो हमारी पैदावार भी अच्छी होगी, क्योंकि जानते हैं ये बहुत ही हमारे जो प्रोडक्शन फैक्टर में देखा जाए तो हमारी जो वैरायटी होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो पपीते की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियां आ गई हैं, लेकिन जो शुद्ध वैरायटियों का जो है मिलना जो होता है ये थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि जानते हैं जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पर वैज्ञानिक अपने तरीके से उसको तैयार करते हैं, उससे वैरायटी में प्योरिटी रहती है। लेकिन जो सामान्य रूप से देखिए ऐसे पौधे उगे हुए रहते हैं तो वो पौधों में शुद्धता वैरायटी की नहीं होती है। तो पपीते की अच्छी अच्छी वैरायटियां हम लोग जान लेते हैं, जिससे अधिक से पैदावार भी होती है और खाने में भी स्वादिष्ट होती है। और वो वैरायटियां कौन कौन सी हैं, देखिए उसमें सबसे बढ़िया देखा जाए तो हमारी इंटरनेशनल लेवल के देखा जाए तो हमारी वाशिंगटन है, पूसा जो है, ये मजेस्टी है, हनी ड्यू है, ये सब बहुत इंटरनेशनल लेवल की हैं, ये वैरायटियां चुनी गई हैं। उसके अलावा हमारी हैं पूसा सीरीज की हैं, पूसा मजेस्ट्री हैं, पूसा डेलिशियस है, पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, ये सब वैरायटियां हैं। तो देखिए हम एक क्रम से इसको थोड़ा सा हम इंडिकेट भी कर दे रहे हैं आपको। जैसे देखिए हमारी जो होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर हो जो समय जो है काउंट की जाती हैं वैरायटियाँ, काफ़ी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, बाहर भी उगाई जाती हैं। तो वैरायटी हमारी देखो एक वाशिंगटन, प्रजातियाँ अगर देखा जाए इसकी, ये प्रजातियाँ या वैरायटी इसको कहते हैं। इसको देखिए वाशिंगटन हमारी है, वाशिंगटन हनी ड्यू, ये हनी ड्यू है, हनी ड्यू, इसको हनी ड्यू है। उसके अलावा देखो कुर्ग हनी ड्यू, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हर एक वैरायटी को होती है। ये कुर्ग हनी ड्यू है, ये इसी सिलेक्शन से निकाली गई है कुर्ग हनी ड्यू। इसके बाद देखिए हमारी जो होती है कोयम्बटूर एक है, इसको कोयम्बटूर को हम को लिख करके जीरो कर देते हैं, इसको संबोधित कर देते हैं, क्योंकि ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जानते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से और रिसर्च सेंटर है, वहाँ से निकाली गई है। कोयम्बटूर 1 है आपकी है। और अगर पूसा सीरीज की देखा जाए तो हमारी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं। देखिए पूसा डेलिशियस, पूसा डिलीशियस, ये बहुत अच्छी वैरायटी है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। पूसा मजेस्टी है, और पूसा ड्वार्फ है, पूसा नन्हा हमारी है। ये बहुत छोटी वैरायटी होती है पूसा नन्हा, भी हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पूसा नन्हा हो गई हमारी, और पूसा जो होती है पूसा जाइंट है, पूसा जाइंट जानते हैं कि दिल्ली में हमारा पूसा है, IRI पूसा स्थित है, वहां से ये वैरायटियां सब निकालेंगे। बहुत ही अच्छी वैरायटियां हैं और ये पूरे भारत में उगाई जा रही हैं, पैदावार भी बहुत अच्छी देती हैं। पूसा जाइंट हो गई। एक होती है सांता क्रूज जाइंट, ये वैरायटियां हैं। इसके अलावा और भी वैरायटियां हम आपको बताते हैं। देखिए बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियां हमारी हैं। और ये कोयम्बटूर 1 हो गई, ये कोयम्बटूर 2 है, कोयम्बटूर 3 है, कोयम्बटूर 4 है, कोयम्बटूर 5 है, कोयम्बटूर 6 तक निकाली गई हैं। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियां ये सब हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो होता है सिंगापुर, देखिए सिंगापुर पिंक है, सिंगापुर पिंक, इसका जो होता है गूदा होता है पिंक कलर का होता है, ये हो गया हमारे। और रांची के नाम से एक है, रांची वैरायटी आती है। अब एक जो इंटरनेशनल लेवल देखा जाए तो हमारी सबसे अच्छी वैरायटी है, उसको हवाई जानते हैं, हवाई द्वीप वहाँ हवाई देश है, वहाँ पर बहुत ही उगाई जाती है फसल। उस वैरायटी को सोलो के नाम से जानते हैं। ये बड़ी फेमस वैरायटी हमारी है सोलो को ही इम्प्रूव करके एक सनराइज सोलो भी निकाली गई है। सनराइज सोलो, ये वैरायटी सोलो से ही निकाली गई है। तो सोलो जानते हैं, इसका जो नामकरण ही किया गया है कि बहुत ही ये छोटे साइज की नाशपाती के आकार की होती है, 500 से 700 ग्राम के वजन तक करीब होती है। और ये इसमें बहुत ही अच्छी पैदावार भी होती, फलत भी होती है। और इसमें जानते हैं कि जो हमारी वैरायटी है पपीता, जानते हैं ये एक डायोसियस प्लांट कहा जाता है, क्योंकि इसके जो नर और मादा होते हैं अलग अलग पौधों पर होते हैं।
क्योंकि ये एक ही लेकिन इसमें जो होते हैं विशेषता एक और है, इसके जो फूल होते हैं, एक नर भी एक आता है, मादा भी आता है, नर अलग आता है, मादा अलग आता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें नर मादा दोनों आते हैं, जिसको हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं, उभयलिंगी के नाम से जानते हैं। एक लिंगी है, नर होता है, मादा होता है, और उभयलिंगी जिसमें दोनों होता है। और एक होता है गाइनोडाइसियस वैरायटी होती है जिसमें नर और मादा दोनों साथ में होते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें फलत बहुत अच्छी होती है, वैरायटियाँ ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। तो हमारी कुछ गाइनोडाइसियस वैरायटी बहुत अच्छी होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए वैरायटियाँ हो गई, इसके बारे में थोड़ा बता दें आपको वैरायटियों के बारे में, विशेषता जो खास खास वैरायटियाँ हैं। इससे वाशिंगटन है, ये वैरायटी होती है, वाशिंगटन जो वैरायटी हमारी है बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसका साइज देखा जाए तो 1 से करीब 1.5 किलोग्राम तक इसके जो होते हैं फलों के साइज होते हैं। और इसका जो गूदा होता है पीले रंग का होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, इसमें महक आती है। और जो हनी ड्यू है, जैसे जानते हैं हनी ड्यू है, इसको मधुबिंदु के नाम से भी जानते हैं। हनी ड्यू का जो दूसरा नाम है मधुबिंदु, इसको मधुबिंदु के नाम से जानते हैं हम लोग, मधुबिंदु हनी ड्यू का दूसरा नाम है। ये बहुत अच्छी वैरायटी हमारी हनी ड्यू है, ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसमें जो पपेन एक पाया जाता है, जानते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पपेन के उसकी महक आती है, बहुत स्वादिष्ट होती है, खाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके साइज भी करीब 1.5 से 2 किलोग्राम तक इसके जो होते हैं। इसमें बीज की मात्रा जो होती है बहुत कम पाई जाती है, उसकी वजह से जो होती है खाने में और बढ़िया होती है। उसी की इम्प्रूव करके कर्नाटक से निकाला गया कुर्ग हनी ड्यू, ये भी उससे अच्छी वैरायटी है, उसमें जो होती क्वालिटी उससे बेटर इसकी होती है। और कोयम्बटूर 1 देखा जाए तो ये भी वहाँ की है, तमिलनाडु की वैरायटी वहाँ से निकाली गई है, बहुत अच्छी है। और कोयम्बटूर 2 जो साइज होते हैं फलों के, ये काफ़ी जो होते हैं करीब 2 किलो तक, 2 से 2.5 किलोग्राम तक के इसके फल होते हैं, ये वैरायटी अच्छी है। और कोयम्बटूर 3 जो होती है ये जो क्रॉस वैरायटी है, कोयम्बटूर 3 क्रॉस है। कोयम्बटूर 2 और सनराइज 16 को क्रॉस कराने के बाद हमारी कोयम्बटूर 2 निकली है, 3 निकली है। और कोयम्बटूर 4 जो होती है ये भी हाइब्रिड वैरायटी है। इसमें कोयम्बटूर 1 और वाशिंगटन से क्रॉस करा करके हमारी कोयम्बटूर 4 ये वैरायटी निकाली गई है। तो ये हमारी इसकी विशेषता है। और जो पूसा डिलीशियस होती है बहुत ही अच्छी वैरायटी मानी जाती है। इसका जो स्वाद होता है बहुत मीठा होता है, इसमें पपेन की मात्रा जो होती है उसकी महक नहीं आती है। और इसकी विशेष पहचान होती है, इसका जो गूदा होता है ऑरेंज कलर का, जैसे नारंगी रंग का होता है, और खाने में बहुत मीठी होती है। इसमें शुगर परसेंटेज बहुत अच्छा होता है। और जो पूसा मजेस्टी है हमारी, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। ये भी गाइनोडाइसियस हमारी वैरायटी है। ये पूसा डिलीशियस भी गाइनोडाइसियस वैरायटी है। और ये पूसा ड्वार्फ, जैसा जानते हैं ड्वार्फ मीन्स क्या होता है, छोटा। ये इसका पौधा जो होता है करीब 1.5 मीटर तक होता है। पूसा ड्वार्फ मीन्स बहुत छोटा जो होते हैं छोटे, इसको गमले में भी लगा सकते हो। पूसा ड्वार्फ और पूसा नन्हा, ये दोनों वैरायटियां जो होती हैं, इसको हम लोग गमले में भी लगा सकते हैं, अपने घरों पर या छतों पर गमले में इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसका पूसा नन्हा तो और छोटी वैरायटी होती है। इसका पौधा होता है करीब 1.25 मीटर करीब, यानी 106 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई हो। जैसे छोटा बच्चा होता है उसी तरह से होता है। ये इसकी विशेषता पूसा नन्हा की एक और है कि ये जब 30 से 35 सेंटीमीटर की ऊंचाई से होती है तभी से फल देना प्रारंभ कर देती है। और इसको जो पूसा नन्हा निकाला गया है ये म्यूटेशन के द्वारा निकाला गया। जानते हैं आप एग्रीकल्चर में एक म्यूटेशन टर्म आता है, यानी इसको म्यूटेशन क्या होता है, यानी सडनली जो होता है उसके इनहेरिटेंस में जो चेंज आता है, उसके जो जेनेटिकल कैरेक्टर में एकाएक जो परिवर्तन आता है, उससे जो हमें प्राप्त होती है जो वैरायटी, उसे कहते हैं म्यूटेंट वैरायटी। तो ये म्यूटेंट वैरायटी है, रेडिएशन के द्वारा तैयार की गई है पूसा दिल्ली से। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, हम लोग घरों में भी इसको आराम से उगा सकते हैं। पूसा जायंट जो वैरायटी होती है करीब 2 मीटर तक होती है और इसकी ऊंचाई। और इसकी विशेषता है ये कि बहुत मजबूत वैरायटी होती है। अगर आंधी भी कितनी भी तेज चले तो ये इसका पौधा गिरता नहीं कभी, जबकि अन्य पौधे अगर बहुत आंधी चलने से गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और सांता क्रूज की विशेषता अगर देखें, ये वैरायटी इतनी अच्छी है कि इसके जो फल होते हैं, एक विशेष पहचान, इसके फल 5 से 6 किलोग्राम तक, ये सांता क्रूज के 5 से 6 केजी तक वजन होते हैं। इतने बड़े बड़े फल आते हैं। तो ये बहुत ही वैरायटी है, ये भी बहुत मजबूत होती है। ये सब कारखानों खानों में सप्लाई जो होता है तो वहाँ के लिए ये होती है।
इसके अलावा देखिए हमारी कुछ वैरायटियां होती हैं जो कि ये पपेन, जानते हैं कि पपीते से पपेन प्राप्त होता है जो एक प्रकार का एंजाइम है और तमाम कार्य में आता है। अभी पपेन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो उसके बारे में जान लीजिए। इसके पपेन के लिए हमारी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो पपेन उसके लिए अच्छा माना जाता है, उसमें ज़्यादा उत्पादन होता है पपेन का, तो वो कौन कौन सी वैरायटी है देखिए उसके बारे में हम लोग वही चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी वैरायटी है। तो पपेन के लिए देखिए हमारी है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर हमारी 2 है और कोयम्बटूर 5 और 6, ये वैरायटियां होती है विशेष रूप से पपेन के लिए उगाई जाती है। इसमें पपेन की मात्रा बहुत अधिक पाते। जानते पपेन के बारे में आपको बता दें, जो पपेन होता है उसको कैसे प्राप्त करते हैं अभी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इसको जो हमारा फल होता है उसको चीरा लगाते हैं, ब्लेड से चाकू से चीरा लगा देते हैं तो सफेद रंग का उसको देखिए, पपीते कच्चा जो पपीता होता है मैच्योर जो उसको चीरा लगाते हैं तो सफेद रंग का उसमें दूध जैसे निकलता है, मटेरियल निकलता है और धीरे धीरे जम जाता है। तो उसको हम लोग साफ करके किसी बर्तन में रख लेते हैं और एक तरह से एंजाइम होता है। देखिए हम लोग जब पपीता खाते हैं तो बहुत आसानी से हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, उसको पचाने का काम करता है। ये प्रोटीन को हमारे जितने हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर देता है। अगर पेट में अजीर्ण है, अगर पाचन क्रिया सही नहीं है, कब्ज है, पपीता खा लें तो आपका पेट एकदम सही रहता है, साफ रहता है, कोई समस्या नहीं होता है। तो ये पपीता कितना गुणकारी है। ये हमारी वैरायटियां हो गई। अब देखिए हमको इसकी जो है पौध तैयार करनी है और इसको रोपाई करना है। तो पौध तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जानते हैं कि इसका जो प्रोपोगेशन होता है, इसका जो हम पौधा तैयार करते हैं, इसका मुख्य रूप से बीज के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बीज के द्वारा ही हम लोग नर्सरी डाल करके जैसे पौध तैयार करते हैं, मिर्च की और टमाटर करते हैं, उसी प्रकार से पपीते के भी हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। तो नर्सरी तैयार करने के लिए जानते हैं इसमें बीज की मात्रा कितनी लगती है। बीज की मात्रा जो होगी, बीज की मात्रा जो होगी ये होती है 500, करीब लगभग 500 ग्राम। कहीं कहीं इसको 400, 300, 250 ग्राम भी मिलता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड मानक हमारा है वो 500 ग्राम माना जाता है। पपीता के हेक्टेयर रोपाई करना है तो हमको 500 ग्राम के नर्सरी तैयार करना होगा, तो उससे हम 1 हेक्टेयर में इसकी रोपाई कर सकते हैं। अब देखिए रोपाई करने के लिए क्या करें, इसके नर्सरी कैसे डालेंगे। नर्सरी डालने के लिए होता है कि बीज को हम लोग इसको अच्छे से जो है जमीन की ऊंचाई से करीब 15-20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर खूब भुरभुरी मिट्टी बना करके उसमें खाद डाल करके करते हैं। फिर जो हम बीज को होता है इसको करीब 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर इसको हम लोग बोते हैं और इसको जो लाइन से लाइन आपस की दूरी होती है, लाइन से लाइन दूरी करते हैं करीब 7 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग लाइन बना करके 2.5-3 सेंटीमीटर पर इसकी बुआई कर देते हैं। तो हम जानते हैं जो रोपाई करने करीब 2 महीना पहले हमें इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए, जिससे रोपाई के 2 महीने में रोपाई करने लायक यानी पौध लगाने लायक हमारे बागवानी में पौध लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसको हम तैयार कर लिए, नर्सरी डाल लिए, वहां से तैयार हो गया। और नर्सरी डालने का समय क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखा जाए तो। नर्सरी हम लोग देखिए अक्सर इसको अप्रैल जो है मार्च अप्रैल में नर्सरी डालने का समय जो सबसे अच्छा माना जाता है मार्च अप्रैल में है। इसको नर्सरी डाल देते हैं, अप्रैल या मई तक डाल सकते हैं इसको। तो इसको तैयार कर इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई का सबसे बेस्ट टाइम जानते हैं कि जून जुलाई होता है, जहां हल्की वर्षा होती है। अगर वर्षा अधिक हो रही है तो क्या करेंगे, वर्षा अधिक होने से सितंबर अक्टूबर में हम लोग रोपाई करते हैं। रोपाई करने के एक और है हम लोग साउथ में भी है, फरवरी मार्च में भी इसकी अगर सिंचाई की सुविधा अच्छी है, फरवरी मार्च में भी इसकी रोपाई करते हैं। तो इसकी पैदावार इसके जो होते हैं बढ़िया पौध स्टेब्लिश हो जाती है और तैयार हो जाती है। अब पौध के हम लोग जब बागवानी में लगाएंगे इसको क्या करते हैं, जो नर्सरी से उखाड़ करके इसको हम लोग छोटे उसमें कर सकते हैं, पॉलीथीन की थैली में इसको कर सकते हैं, या मिट्टी सहित निकाल करके हम लोग गड्ढे में लगा सकते हैं। तो इसको गड्ढा तैयार करने के लिए क्या विधियां हैं, देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि गड्ढा कितना कैसे तैयार करेंगे। कभी कभी होता है बिना गड्ढा के हम लोग तत्काल खुदाई करके लगा देते हैं, लेकिन वो अच्छी विधि नहीं है। लेकिन जो गड्ढा इसके लिए बहुत जरूरी होता है, अगर गड्ढा हम लोग 50 × 50 सेंटीमीटर की 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। खोदने के मई के महीने में खोदा जाता है, उसको फिर
खुला छोड़ देते हैं कुछ दिन, तो इससे क्या जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो फफूंद बीमारियां होती हैं, वो सब धूप की वजह से नष्ट हो जाती हैं गर्मी से। उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, जून के महीने में जून में करीब मध्य जून में क्या करते हैं, इसकी भराई कर देते हैं। गड्ढे की भराई करते हैं, कैसे जानते हैं कि हमने मिट्टी निकाल लिया यहाँ से। उसके बाद क्या करते हैं 20 से 25 केजी 20 से 25 केजी एफवाईएम यानी कंपोस्ट खाद या गोबर की अच्छे प्रकार से सड़ी हुई खाद, और 70 इसको जो होते हैं इसमें आपका 75 करीब 50 ग्राम जो होता है नाइट्रोजन, और करीब 2.5 केजी क्या करते हैं इसमें डालते हैं हम लोग हड्डी का चूरा। जानते हैं फास्फोरस इसमें पाया जाता है हड्डी के चूरे में, ये फास्फोरस डाल देते हैं, हड्डी का चूरा मिलाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कीड़े मकोड़े या कभी कभी दीमक लगते हैं, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्लोरपायरीफास एक दवा आती है उसको भी डाल सकते हैं। क्लोरपायरीफास दवा भी इसमें डाल देते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इसको हम जब भराई कर देते हैं और जमीन के लेवल से करीब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची भराई करते हैं, उससे क्या होता है कि जब हम इसमें पानी लगाते हैं तो क्या होता है कि ये बरसात होती है तो मिट्टी हमारी नीचे बैठती है, बैठने से क्या होती है इसके लेवल में आ जाता है। अब यह गड्ढे की भराई हो गई, अब इसकी रोपाई हम लोग कब करेंगे, जानते हैं रोपाई करने का सबसे बढ़िया टाइम जो होता है बताए अभी आपको, 3 बार हम लोग रोपते हैं, जून जुलाई या सितंबर अक्टूबर या फरवरी मार्च में इसकी रोपाई का सबसे बेस्ट टाइम है। अब रोपाई हो गया, जानते हैं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसके समय समय पर सिंचाई भी करते रहते हैं। सिंचाई जानते हैं कि बरसात के सीजन में सिंचाई कम ही आवश्यकता होती है, और ये ध्यान रखते हैं कि सिंचाई करते समय इसके जो डायरेक्ट होता है इसके पास में पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी अगर रुकता है तो वहाँ पर काला राट और डैम्पिंग ऑफ यानी बीमारी लग जाती है, हमारे पौधा सड़ करके नष्ट हो जाता है। तो जो बरसात गर्मियों में देखिए तो एक हफ्ते में सिंचाई करते हैं, और सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतर पर हम लोग इसकी सिंचाई करते रहते हैं। और इसमें देखिए कभी कभी होता है कि ये पपीता हमारा क्या है, एक प्रकार का फिलर प्लांट है, इसको ये जानते हैं फिलर प्लांट। फिलर प्लांट क्या कहते हैं जानते हैं, जो हमारे आम है, अमरूद है और सब बागवानी के आड़ू है, इसके जो फल लगाए जाते हैं, जो 5 मीटर से अधिक दूरी पर लगाए जाते हैं फल, उसमें ये जो होता है बीच में जो हमारी जगह होती है खाली, उसमें पपीता लगा दिया जाता है। पपीता लगाने से क्या होता है कि हमें एक एक्स्ट्रा फसल मिल जाती है और एक्स्ट्रा फल मिल जाता है, उससे हमारी आय भी बढ़ जाती है और भूमि का सही उपयोग भी होता है। तो इस फिलर प्लांट है, लेकिन हम लोग अगर पपीता की बागवानी कर रहे हैं, जानते पपीता तो 1 साल में ही फल देने लगता है, करीब 10 से 12 महीने में, लेकिन इसमें एक 2-4-5 हमारा 5-6 महीने का गैप है, उसमें हम लोग फरास बीन, लोबिया या इस तरह प्रकार के कोई सब्जी या कोई हरी सब्जी उसमें उगा सकते हैं। तो ये उसमें इंटरक्रॉपिंग भी हम लोग कुछ समय के लिए इसमें पपीते में कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई। इसके बाद देखिए इसके जो रोपाई कर दिया हम लोगों ने, और इसके डिस्टेंस कितनी दूरी पर रोपाई करेंगे जानते हैं, अभी हम बताए थे आपकी पूसा नन्हा और पूसा ड्वार्फ, ये है पूसा नन्हा और ड्वार्फ जो वैरायटी है, इसको अगर हम लोग 1.6 मीटर की 1.25 मीटर की दूरी पर, ये है 1.25 मीटर की दूरी पर 1.25 मीटर की दूरी पर अगर रोपाई करते हैं तो करीब 6,000 पौधों की जो है पौधों की रोपाई हो जाती है। तो इस काफी मात्रा में जो होते हैं पौधे प्राप्त होते हैं, ये छोटी वैरायटी होती है। तो ये है, लेकिन अब सामान्य जो पपीते होते हैं, क्योंकि जानते हैं सबके साइज कुछ पपीतों की बहुत बड़ी होती है, कुछ मीडियम साइज की होती है, कुछ 2 मीटर तक होते हैं। जो हमारी सामान्य रिकमेंडेड डिस्टेंस बताई गई है, इसको हम लोग 2.5 से 3 मीटर गुड़े 2.5 से 3 कहेंगे 3 गुड़े 3 मीटर की दूरी पर भी इसको हम लोग रोपाई करते हैं। नहीं तो 2.5 मीटर या 1 कुछ ऐसी वैरायटियाँ 1.8 मीटर पर भी करते हैं। तो रिकमेंडेड जो हमारी दूरी है रोपाई करने के लिए, यानी पौध लगाने की दूरी, हमारी जो गड्ढे की खुदाई करेंगे हम लोग उसी स्टैंडर्ड से कि 2.5 गुड़े 2.5 मीटर नहीं लंबा चौड़ा, और या 3 गुड़े 3 कर लेते हैं, या 1.8 भी करते हैं। जैसे लेकिन पूसा नन्हा के लिए
एक विशेष ये है कंडीशन है कि इसको 1.25 मीटर पर अगर आप इंटेंसिव कल्टीवेशन करना चाहते हैं, सघन बागवानी करना चाहते हैं, इसके लिए ये रिकमेंडेड डिस्टेंस है। और जो सामान्य प्रजातियां हमारी हैं उसके लिए ये डिस्टेंस है 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर हम लोग इसकी रोपाई करते हैं। अब देखिए इसमें रोपाई हो गई, खरपतवार भी लगता है इसमें पपीते में। खरपतवार को नष्ट करने के लिए सामान्य रूप से निराई गुड़ाई जो हम लोग करके इसको साफ कर देते हैं, केमिकल का कम से कम प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी उससे निजात पाने के लिए लोग पैराक्वाइट या डायूरान का छिड़काव कर देते हैं, तो क्या होते हैं खरपतवार सब नष्ट हो जाते हैं। इंटरकल्चर करते रहते हैं और उसमें इंटरकल्चर करने से क्या होता है, बहुत गहरा जो होता है इसमें निराई गुड़ाई नहीं करना चाहिए। और इसमें जो खाद कितना देते हैं, देखिए हमारा पौधा तो लगा दिए 1 साल, उसके बाद खाद की मात्रा कितने देंगे, पोषण जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कितने करेंगे इसमें, इसको पोषण कर सकते हैं। इसके लिए पोषण हम लोग कितना देंगे, पोषण के लिए देखिए अलग अलग रिकमेंडेशन है। कहीं कहीं वैज्ञानिक कोई कहता है कि नाइट्रोजन जो होता है, गोबर की खाद, ये गोबर की खाद जो होगी हमारी, गोबर की खाद ये होता है 10 से 12 kg। और जो नाइट्रोजन हमारा है 250 ग्राम, 250 ग्राम है। और जो फास्फोरस है ये हमारा है 400 ग्राम। और जो पोटास है के है ये 75 ग्राम। ये रिकमेंडेड है इतना। और इसको देने का जो हमारा खाद देने का तरीका होता है, इसको साल में 2 बार देना चाहिए। ये जो आधी मात्रा जो होती है इसकी हमें जो है जून जुलाई में देनी चाहिए, और जो आधी बची हुई मात्रा है वो फरवरी मार्च में देनी चाहिए, जिससे पौधे को पूर्ण रूप से पोषक मिलता रहे। थोड़ी सी गहराई पर खोद करके इसको हम लोग खाद को उसमें मिला देते हैं। लेकिन पंतनगर में एक अलग रिसर्च हुई है, जो हमारा ये खाद की मात्रा देते हैं उसमें लिखा है 10 से, जो गोबर की खाद हमारी है, गोबर की खाद है वो 10 से 15 kg है। और जो नाइट्रोजन है वो रोपाई के समय 50 ग्राम, 50 ग्राम। और बाद में जो अगले साल जब हम कंटिन्यू करेंगे तब 75 ग्राम हो जाती है। और फास्फोरस क्या है 40 ग्राम। और जो पोटास होता है, पोटास होता है ये भी 30 ग्राम। इतनी मात्रा की जाती है। जैसे कहते हैं कि इसको हम लोग शुरू में देंगे, नाइट्रोजन जो 50 ग्राम आ रहा है इसको हम लोग 10 ग्राम शुरू में रोपाई के समय देंगे, और फिर 4 महीने बाद देंगे पहले साल में। उसके बाद जो बची हुई मात्रा है उसको हम लोग लास्ट में जाकर फरवरी मार्च में दे देंगे। तो ये अलग फास्फोरस पोटास की मात्रा जो होती है ये भी है। इसको 2 भागों में कर लेते हैं। इसको 3 नाइट्रोजन हम लोग 3 बार में देते थे, तो ये फास्फोरस 2 ही बार में देते हैं, आधी आधी करके 2 बार में दे दी जाती है। तो पंतनगर रिकमेंडेशन है, लेकिन समान रूप से साउथ इंडिया में देखा जाए तो रिकमेंडेशन में पहले जो बताए थे आपको वो है। ये फर्टिलाइजर हो गया, उर्वरक हो गई हमारी। अब देखिए इसमें जो फलन जो आता है कि फल की थिनिंग, अभी बताएं इसके बारे में। एक और है कि इसमें जो फूल आते हैं ये करीब जो होते हैं, पहली बार जो फूल आता है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग जो होती है, फ्लावरिंग इसकी कब होती है, ये 10 से 12 महीने में, 10 से 12 महीने में इसमें फल आना प्रारंभ कर देते हैं। या 14 महीना कभी कभी होता है, अगर लेट हो गया, नहीं सही पोषण हुआ है तो इतने दिन में इसमें फल आने लगते हैं। और फ्लावर जानते हैं इसमें फल कितने प्रकार के होते हैं। फल इसमें जो फूल आते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता मेल, दूसरा है फीमेल, दूसरा जो फल है फीमेल, और तीसरा ये होता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट होता है। ये जानते हैं जो मेल होगा इसमें फल नहीं लगता है मेल में, और जो फीमेल होता है केवल फल इसी में लगता है। इसीलिए इसको जो हमारा पपीता बताए थे आपको डायोसियस टाइप का है, इसमें नर और मादा अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। तब ये हमारा फीमेल जो होता है इसी में फल लगते हैं। और हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। इसीलिए इसमें जो होता है इसमें नर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसी में नर मौजूद होता है। जो हमारी गाइनोडायोसियस वैरायटी है, जैसे वाशिंगटन है, पूसा मैजेस्टी है, कोयम्बटूर 2 है, कुर्ग हनीड्यू है, ये सब जो वैरायटियां हैं गाइनोडायोसियस है। और हमारी सोलो है, तो ये सब इसमें होती है। इसमें अलग से नर की आवश्यकता नहीं होती है। और हमारे जो इसमें फल तैयार होते हैं वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं गाइनोडायोसियस वाले। अब इसके देखिए जब हम लोग रोपाई करते हैं
तो अब जो मेल होता है इसके भी पता नहीं होता, जो पौधे हमारे छोटे होते हैं तब ये नहीं पता होता है कि इसमें कितनी, कौन सा नर है और कौन सा मादा है, कौन सा गाइनोडाइसियस। अगर गाइनोडाइसियस वैरायटी हम लोग वहाँ से रिसर्च सेंटर से लाए हैं तब तो सही है, नहीं तो पता नहीं चलता है कि नर और मादा कौन सा है। तो नर मादा के लिए क्या करते हैं, एक जगह जो होता है, जब रोपाई करते हैं हम लोग क्या करते हैं, रोपाई करते समय हम लोग लगाते हैं चार जो है 2 से 3 पौधों की हम लोग क्या करते हैं एक साथ रोपाई, एक गड्ढे में रोपाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमको नर मादा पता नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब हमारी अब ये 2-3 पौधे लगा दिए, जब 10 से 12 महीने में इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा, तब क्या करते हैं कि जो नर और मादा का अनुपात होता है, पूरे बाग में लगा दिया हेक्टेयर में बाग, जो होता अनुपात होता है कि यानी 10 मादा पर 1 नर होना चाहिए। तो ये 10:1 का अनुपात ये होना चाहिए। ये हमारा क्या है, मादा हो गया 10 और 1 नर हो गया। अब कभी कभी देखिए ये होते हैं इस अनुपात में होगा, और क्या करेंगे, और जो नर होते हैं उसको काट देंगे। जानते हैं नर का जो फूल आता है वो डंठल होता है लंबा सा, आगे उसमें आता है, और जो मादा फूल होता है तो देखिए उसको पेड़ के एकदम से उसके जहाँ से पत्ती के एकदम पास से ही उसके फूल निकलना शुरू होते हैं, तो होते हैं मादा फूल होते हैं। तो नर को हम लोग काट देते हैं, तो 10 मादा के ऊपर 1 नर होना आवश्यक है। तो ये रेशियो होता है। और कभी कभी मादा और उभयलिंगी यानी परफेक्ट फ्लावर इसको कह सकते हैं, जिसमें नर मादा दोनों होते हैं। इसका क्या रेशियो रखते हैं, इसका रखते हैं 75, नहीं उभयलिंगी और मादा इसका रखते हैं 75:25 का अनुपात रखते हैं कि 75 हमारे उभयलिंगी होने चाहिए, क्योंकि इसमें नर मादा दोनों हैं, इससे मादा का भी परागण हो जाता है। जो मादा पौधे रखेंगे तो वो 25 रखते हैं, और उभयलिंगी पौधे जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं वो 75 रखते हैं। तो ये अनुपात हमें बाग में रखना चाहिए, इससे हमारी फलत अच्छी। देखिए गाँव में होता है कि कहीं नर दूर है लेकिन परागण क्रिया होती है, कीड़े मकोड़ों द्वारा, हवा द्वारा परागण वहां से आता है और उसमें आकर के इसे फर्टिलाइजेशन होता है और पपीते में फलत होने लगती है। तो ये अनुपात रखा जाता है पपीते में। अब देखिए इसके लिए कभी कभी होता है जो फूल निकलते हैं बहुत घने निकलते हैं उसके पेड़ में, इसको होता है थिनिंग, कहते हैं थिनिंग बोलते हैं इसकी, थिनिंग, फ्लावर थिनिंग यानी फूल के क्या करते हैं हम लोग छटाई करते हैं। जैसे पपीता हमारा ये होता, हमारा पौधा होता है, इसके पत्ती जानते हैं चौड़े होती हैं, ये होता है। तो यहाँ पर जो इसके जगह जगह पर ये निकलते हैं, इसके फूल निकलते हैं, ये बहुत घने होते हैं, इतने घने होते हैं कभी कभी देखिए कि उसके जो फल होते हैं बहुत छोटे रह जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, एक जगह अगर कई फूल निकले हुए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर 2 छोड़ते हैं, एक उसके जो पत्ती के पास में केवल 2 फूल छोड़ा जाता है, जिससे इसकी ठीक से बढ़वार होती रहे। तो ये हम लोग फ्लावर की थिनिंग भी करते हैं। बहुत घना होने से पैदावार हमारी प्रभावित हो जाती है, पौधों की जो फल की साइज भी घट जाती है। तो ये फ्लावर थिनिंग हो जाती है। अब हमारा देखिए ये तैयार हो जाता है जब हमारा ये, अब जानते 10 से 12 महीने में हो गया, जब पक जाता है खूब एकदम, इसका जब मैच्योर हो जाता है तो एकदम हल्का से लाइट जो ग्रीन कलर का हो जाता है, पूर्ण रूप से पके हुए जब हल्का सा पीला होने लगता है, इसकी पहचान होती है जब हल्का सा पीला होने लगता है, तब इसको हमको तोड़ करके इसको टोकरी में रख करके या पेपर में लपेट करके हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। थोड़ी थोड़ी मात्रा में टोकरी में इस पर हम लोग एक दूसरे के ऊपर कम रखते हैं, क्योंकि जानते हैं बहुत नाजुक होता है, बहुत जल्दी ये इसका फल डैमेज हो जाता है। इसके अलावा इसमें अब देखिए हम लोग ये कर लिए, तैयार हो गया हमारी। इसके लिए उपज कितनी होगी, उपज जानते हैं, उपज इसकी जो होती है सामान्य रूप से हर एक फल की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अगर एक पेड़ में देखा जाए, पपीते के एक पेड़ में जो होता है 25 से लेकर के 100 फल एक पेड़ में लगभग इतने लगते हैं। तो सामान्य रूप से देखा जाए, अगर प्रति हेक्टेयर देखा जाए तो ये करीब 300 से 400 कुंतल क्या होती है हमारी उपज हो जाती है। इतनी पैदावार लगभग सामान्य औसत पैदावार। लेकिन इसकी अगर पैदावार देखिए, अभी बताए थे आप लोग 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 किलो तक के पपीते होते हैं, तो उसकी पैदावार देखी जाए तो 1,000 कुंटल तक हो जाती है। तो बहुत अधिक पैदावार इसका देखा जाए तो पपीते की पैदावार बहुत अधिक होती है। तो ये देखा जाए तो 1000 कुंतल तक भी
इसकी पैदावार प्राप्त होती है। लेकिन सामान्य औसत जो पैदावार हमारी 300 से 400 कुंतल मानी जाती है, और प्रति पेड़ जो होता है 25 से 100 फल ये मान करके एवरेज चला जाता है कि इतनी पैदावार होती है। अब देखिए इसमें कुछ बीमारियां लगती हैं जो कि जानते हैं कि पपीते के लिए देखा जाए तो बहुत ही घातक होती हैं। वो बीमारियां हमारी कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे जो खतरनाक बीमारी है देखिए, एक तो इसमें है फफूंदी से फैलने वाली, दूसरी वायरस से और तीसरी निमेटोड से। तो फफूंदी से फैलने वाली बीमारियां हमारी कौन कौन सी हैं? फफूंदी से देखिए इसमें नंबर 1 हमारी है, ये है डैम्पिंग ऑफ, जिसको कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ इसको हम लोग आर्द गलन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी हो गई कॉलर रॉट, कॉलर रॉट या तना विगलन, इसको हम लोग कहते हैं तना विगलन के नाम से भी जानते हैं, और इसको कहते हैं आर्द गलन के नाम से। और तीसरी जो हमारी है एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज, ये भी फफूंदी से फैलने वाली तीनों बीमारियां हमारी हो गई, एंथ्रेक्नोज। तो देखिए डैम्पिंग ऑफ जो होती है जानते हैं कि इसको हम लोग आर्द गलन के नाम से जानते हैं, आर्द गलन, आर्द गलन के नाम से। इसकी जानते हैं विशेषता होती है फफूंदी से फैलने वाला रोग होता है। पपीता बताए थे जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अगर हम सिंचाई करते हैं, जैसे हमारा पपीता का ही पौधा है, सिंचाई करें तो इसके आसपास मिट्टी होनी चाहिए। यहाँ पर मिट्टी रहेगी तो क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट जो होता पानी हमारे पेड़ को टच नहीं करेगा। इसके लिए अगर देखा जाए सिंचाई के लिए सबसे बढ़िया विधि होती है कि आप थाला विधि से करें। तो थाला बनाने के बाद इसके आसपास जो होता है एक पिंड बना देंगे मिट्टी का ऊंचा सा, सामान्य लेवल से 10-15 सेंटीमीटर ऊंचा रहेगा, तो डायरेक्ट पानी उसके संपर्क में नहीं आएगा। और देखा जाए इसके लिए सबसे बढ़िया जो विधि होती है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जानते हैं कि पानी बूंद बूंद करके पेड़ के पास गिरता है तो उससे नुकसान नहीं होता। तो ड्रिप इरिगेशन सबसे बढ़िया विधि होती है। नहीं तो इसको हम लोग थाला विधि से जो करते हैं या बेसिन मेथड जो करते हैं, तो या रिंग मेथड से, यानी इसके पास जो होता है यहाँ पर इसकी हम लोग एक बना देते हैं चबूतरा टाइप का, जिससे पानी संपर्क में, उसके तने के संपर्क में न आ पावे। तो आर्द गलन जो होता है देखिए पिथियम, हमारी एक फफूंदी होती है पिथियम, ये पिथियम है। पिथियम जो होता है फफूंदी है, राजप्टोनिया है, ये सब जो हमारी फफूंदी होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी नर्सरी में हम लोग जब पौध तैयार करते हैं तो वो जड़ के पास से, मिट्टी के लेवल से क्या होता है, वो गल करके हमारे सब पौधे गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये सबसे खतरनाक है। तो इसके लिए जानते हैं कि मिट्टी में पाया जा रहा फफूंदी, तो हम लोग भूमि का उपचार करेंगे। भूमि का उपचार करने के लिए अभी बताया, अगर हम लोग नेचुरल रूप से करते हैं, ट्राइकोडर्मा है, आपका विरडी है, ट्राइको, ये सब आ गए हैं तो बहुत अच्छे हैं, इससे हमारे फफूंदी सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब इसको देखा जाए तो एक आता है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड के करीब 490 ग्राम मात्रा, 490 ग्राम की मात्रा को हम लोग क्या करते हैं, 460 ग्राम की मात्रा को 90 घन फुट में क्या करते हैं, दाब में इसको प्रवेश कराते हैं मिट्टी में। इससे क्या होते हैं, जो फफूंदी होते हैं नष्ट हो जाते हैं। या फार्मेल्डिहाइड एक आता है, तो फफूंदी को, हमारे भूमि को ट्रीटमेंट करने के लिए जो फार्मेल्डिहाइड होता है, इसके 2.5% की मात्रा क्या करते हैं, भूमि में छिड़काव करते हैं। लेकिन फार्मेल्डिहाइड जब छिड़काव करेंगे तो ध्यान रखेंगे, इसके छिड़काव करके हम लोग उसको पॉलीथीन से ढक देते हैं मिट्टी को, और कम से कम 15 दिन बाद हम लोग फिर इसकी भूमि में इसके जो होते हैं बीज को बोएंगे, तब ये हमारे हमारे पौधे को नुकसान नहीं करेगा। डैम्पिंग ऑफ हो गया। दूसरी हो गई कॉलर रॉट। कॉलर रॉट जानते हैं कि बताए थे, अगर इसके पास पानी लग गया तो क्या हो गए, हमारे पौधे होते हैं वहां से सड़ना शुरू कर देते हैं। कॉलर रॉट में यहाँ से सड़न शुरू हो जाती है पेड़ में। सड़ने से क्या होगा, पौधा कमजोर हो जाता है और गिर जाता है। इसके लिए सबसे बढ़िया है कॉलर रॉट कंट्रोल करने के लिए जो होता है, यानी तना जो सड़न होती है उसके कंट्रोल करने के लिए एक आता है बोर्डियस मिक्सचर, जानते होंगे, बोर्डो मिक्सचर, बोर्डो मिक्सचर, बोर्डो मिश्रण आता है। इसका हम लोग यूज करते हैं 6:6:50 के अनुपात में। जानते हैं बोर्डो मिक्सचर ये क्या है, अभी आप थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे मिलार्डेट, उन्होंने एक खोज किया था कि बोर्डो मिक्सचर 3 चीज़ों का मिलाया था इन्होंने। इसमें कॉपर सल्फेट होता है और बुझा हुआ चूना होता है और ये पानी की मात्रा होती है। ये हमारी कॉपर सल्फेट है,
CuS फूल, और ये है क्या, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना है, और ये क्या है, पानी। इस अनुपात में मिला करके, यानी 6:6:50 इस अनुपात में मिलाकर हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो जो कॉलर रॉट है उससे हमारी बचाव हो जाती है। या होता है ब्लाइटॉक्स, होता है ब्लाइटॉक्स 50 होता है, उसका भी छिड़काव करने से इस कॉलर रॉट बीमारी जो होती है, वहाँ तने की सड़न शुरू होती है, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। तीसरा हमारा है एंथ्रेक्नोज। अब देखिए एंथ्रेक्नोज क्या है। एंथ्रेक्नोज भी एक देखा जाए तो पपीते की बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये फफूंदी से होने वाली है। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है कि इसके जो हमारे देखिए तनों पर जगह जगह फफोले पड़ जाते हैं, ये पत्तियों पर भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं और फलों पर भी इसके लक्षण होते हैं। फल पर क्या होता है, जगह जगह पर इसके देखिए वहाँ पर हमारा जो होता है फल एकदम नीचे से दब जाता है, एकदम दबने से क्या रहता है कि वहाँ पर धीरे धीरे सड़न शुरू हो जाती है। तो एंथ्रेक्नोज फफूंदी से है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग 1 kg डाइथेनियम 45 का छिड़काव करते हैं। 500 से 600 लीटर पानी में छिड़काव घोल करके छिड़काव कर देते हैं, तो एंथ्रेक्नोज से हमें निजात मिल जाती है और ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। पपीते में और देखिए तो बीमारियां हमारी लगती हैं जो वायरस से, तो सबसे खतरनाक बीमारी देखा जाए तो पपीते का कैंसर आप कह सकते हैं। इसके 2 बीमारियां हैं जो लगती हैं। ये नंबर 1 बीमारी हमारी है, ये है देखिए नंबर 1 वायरस से, ये है वायरस से फैलने वाली बीमारी। ये है मोजैक, और दूसरा है लीफ कर्ल। ये वायरस से फैलने वाली बीमारियां। मोजैक जानते हैं कि वायरस है, ये इसका कोई इलाज नहीं है। इसको जो फैलाने वाले कौन होते हैं, वेक्टर होते हैं, जो कीड़े होते हैं, और माहू फैलाने वाले इसके व्हाइट फ्लाई और माहू होता है, उसी के द्वारा मोजैक फैलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके जो पत्तियां होती है हमारे पपीते की, उस पत्तियां देखिए जो फैली सी होती हैं, एकदम फैली रहती हैं, तो उसमें जगह जगह पर नीचे वाले हिस्से पर एकदम डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है, और वो अन्य पत्तियों से उसका कलर अलग हो जाता है। और जो उसकी जो नसें होती हैं, देखा जाए तो हमारी जो पपीते की पत्तियां होती हैं, इसकी जो नसें होती हैं, ये नसें क्या रहती हैं, एकदम जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, जैसे तेल की तरह उसमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, और पत्तियां एकदम पीली पड़ जाती हैं। और ये चितकबरी रंग की, एकदम चितकबरी जिसे कहते हैं, ये चितकबरी हो जाती हैं, चितकबरी कलर की हमारी पत्तियां एकदम हो जाती हैं। इससे क्या होता है, और पत्तियां जब ज्यादा प्रकोप हो जाता है तो पत्तियां धीरे धीरे गिरना भी शुरू हो जाती हैं, सब पत्तियां गिर जाती हैं, केवल ऊपर की थोड़ी पत्तियां दिखाई देती हैं, पूरा पौधा हमारा एकदम नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो ये जो मोजैक होता है, ये जानते फैलने के लिए क्या करते हैं, माहू, ये होता है माहू, और दूसरा है व्हाइट फ्लाई, इसको कहते हैं व्हाइट फ्लाई से फैल लेता है, माहू और व्हाइट फ्लाई 2 ये होते हैं, कीड़े होते हैं, इसी के द्वारा ये फैलता है। तो उसको नष्ट करने के लिए हम लोग जो वेक्टर होते हैं फैलाने का, यही माहू, और इसको नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, मैलाथियान का छिड़काव करते हैं हम लोग। मैलाथियान छिड़कने से क्या होते हैं, ये कीड़े नष्ट हो जाते हैं और हमारे पपीते की बचत हो जाती है। और जो लीफ कर्ल है, अब देखिए अभी लीफ कर्ल जो है, ये लीफ कर्ल बीमारी, इसको कहते हैं पर्णकुंचन, हिंदी में पर्णकुंचन या लीफ कर्ल। क्या इसमें क्या होता है, पत्तियां देखिए हमारे क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, रिंकल्ड हो जाती हैं, एकदम पीली हो जाती हैं, और पौधे की बढ़वार एकदम रुक जाती है, पौधे की बढ़ता भी नहीं, और जब अधिक प्रकोप होता है धीरे धीरे हमारा पौधा नष्ट हो जाता है। तो लीफ कर्ल भी होता है एक पीच जो होता है। फैलाने वाले माहू कौन से हैं, ये पीच पर जो लगते हैं, यानी आड़ू पर, आड़ू माहू बोलते हैं इसको, ग्रीन पीच, ये ग्रीन पीच होता है, ग्रीन पीच एफिड, ग्रीन पीच एफिड के नाम जानते हैं, यानी हरा आड़ू माहू होता है, और व्हाइट फ्लाई जो होती है उसके द्वारा फैलते हैं। तो इस पर ये ध्यान रखना चाहिए, वहाँ आसपास जो होता है, जो कुकुरबिटेसी पर, ये जो हमारे एफिड हैं, ये माहू हैं, हमारे कुकुरबिटेसी, जैसे तरबूज है, खरबूज है, आपका ये खीरा है, ये सब पर क्या तो सरवाइव करता है ये। तो वहाँ पर ये होते हैं आसपास, अगर पपीता की बाग है तो वहाँ पर इस प्रकार के हमें सब्जी की खेती नहीं करना चाहिए, क्योंकि माहू वहाँ पर ये सरवाइव करता है, जिससे बार बार इस पर अटैक होता है, ये नष्ट हो जाता है।
तो लीफ कर्ल के लिए जानते हैं, जैसे हम लोग व्हाइट फ्लाई और इसको नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसी मैलाथियान या 1% क्या कहते हैं मेटासिस्टाक्स का छिड़काव कर देते हैं, तो उससे ये हमारे माहू और व्हाइट फ्लाई नष्ट हो जाते हैं, तो जिससे इस बीमारी से निजात मिल जाती है। और जो पेड़ होता है जो प्रभावित है, जो मोजैक और लीफ कर्ल से प्रभावित है, तो उसको क्या कर रहे हैं, खुदाई करके कहीं ले जाकर उसको जला के नष्ट कर देना चाहिए, जिससे अन्य पेड़ों पर उसके इन्फेक्शन नहीं फैलने पावे। ये हमारी बीमारियां हो गई। अब देखिए इसमें कुछ कीड़े भी लगते हैं, कीड़े तो वैसे ज़्यादा नहीं लगते इसमें, लेकिन मुख्य रूप से हमारे देखा जाए तो 2 कीड़े लगते हैं। एक होता है जो कीड़ा हमारा है, कीड़ा है रेड स्पाइडर। रेड स्पाइडर ये मकड़ी का है एक तरह से। रेड स्पाइडर जो होता है क्या करता है, ये पत्तियों पर जो होता है और फलों पर ये देखो तो उसको एकदम खुरदुरा बना देता है, रफ बना देता है, रफ बना करके उसको धीरे धीरे उसकी क्वालिटी को डाउन कर देता है। तो रेड स्पाइडर कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक आता है लाइम सल्फर। लाइम सल्फर होता है, लाइम सल्फर। लाइम सल्फर का क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं, तो जो हमारी रेड स्पाइडर एक प्रकार का कीट है ये नष्ट हो जाता है, इससे हमारे फल की क्वालिटी बनी रहती है। इसके अलावा भी हम लोग पढ़े थे माहू। माहू जो होता है एफिड, इसको कहते हैं एफिड। ये माहू होता है, ये क्या करता है, पत्तियों का रस चूसता है, नीचे से वहां पर रहता है और पत्तियों का रस चूसता है और ये डैमेज करता रहता है। क्या करता है, फैलाता भी है, लीफ कर्ल मोजैक फैलाता है। तो एफिड को क्या करते हैं, इसको मारने के लिए, क्योंकि रस चूसने जानते हैं हमारा पौधा कमजोर हो जाएगा, इसको नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, मैलाथियान का छिड़काव कर देते हैं कि हमारा माहू जो होता है, मैलाथियान या हम लोग निम्बिसिडीन का भी छिड़काव कर देते हैं, तो माहू नष्ट हो जाता है, जिससे हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। ये हमारे कीड़े हो गए। अब देखिए इसके जब हम लोग एक पपेन का भी हम आपको जिक्र किए थे। ये पपेन क्या चीज है, पपेन, पपेन क्या है, ये कच्चे पपीते से ये प्रकार का ये रस निकलता है, दूध कह सकते हैं, व्हाइट कलर का जो कच्चा पपीता तोड़िए देखिए सफेद रंग निकलता है, चिपचिपा सा होता है। तो वो पपेन जो होता है ये बहुत ही उपयोगी एक प्रकार का एंजाइम है, तो हमारे पाचन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसके जो एक हमारी ट्यूना, एक जानते हैं कि ट्यूना मछली होती है, ट्यूना मछली के कलेजे से तेल निकालने के लिए इस पपेन का बहुत प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर करते हैं, चमड़ा उद्योग में करते हैं पपेन का उपयोग। और इसको हम लोग बियर बनाने में करते हैं, और जो कॉस्मेटिक जो होते हैं उसमें दंत मंजन में यूज करते हैं। तो इसका बहुत ही उपयोग होता है पपेन का। और हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पपीते से प्राप्त होता है। जैसे बताया अभी कोयम्बटूर हमारी 2 है और कोयम्बटूर 5 है, कोयम्बटूर 6 है। विशेष रूप से हम लोग पपेन के लिए दक्षिण भारत में इसको उगाते हैं। तो पपेन हमारा बहुत ही उपयोगी गुणकारी है। और जो हम इसके लिए वहाँ पर कई फसलें होती हैं, इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पपेन का जो होता है सप्लाई भी होता रहता है, इसकी बिक्री होती है, तो इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें पपीते से ही प्राप्त होता है। ये हमारा पपीता हो गया। अब इस खेती को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।